हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। तो हम अपना डायरेक्ट टैक्स का काफ़ी कुछ कर चुके हैं, जिसमें हमने अपना बेसिक्स देख चुके हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस देख चुके हैं। आज हम अपने सेकंड चैप्टर का पार्ट बी करने वाले हैं, दैट इज़ स्कोप ऑफ इनकम। मैंने आपको क्या बोला था, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों देखना है, ताकि हम देख सकें कि आपकी इनकम कैसे टैक्सेबल रहेगी, इंडिया में टैक्सेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, वो सब देखना है। उसी तरह से हमें स्कोप ऑफ इनकम देखना है। स्कोप ऑफ इनकम मतलब, अब हमने देखा रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होते हैं, अब हमें देखना है कि रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल रहेगी, नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल रहेगी, वो सब हम देखने वाले हैं। Taxability of total income of an assessee depends upon the residential status and place of accrual या रिसीट ऑफ इनकम। जो आपके इनकम की टैक्सेबिलिटी है ना, वो एक तो डिपेंड करती है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कौन सी है। दो तरह की इनकम हो सकती है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इनकम टैक्स में दो तरह की इनकम में बाइफर्केशंस की गई हैं, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम में। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इंडियन इनकम कौन सी होती है एंड फॉरेन इनकम कौन सी होती है। सेक्शन 6 में हमें बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 5 में हमें बताया गया है स्कोप ऑफ इनकम। ये मोटे मोटे सेक्शंस आपको याद रखने हैं, सारे डीपली सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 6 याद रखने की ज़रूरत थी, एंड सेक्शन 6(1), 6(2), 6(3) ये मैंने आपको बताया कैसे याद रखने, ट्रिक भी बता दी, बहुत ईजी हो गया था याद रखना। और एक ही आपको सेक्शन 5 इतना याद रखना है कि सेक्शन 5 में हमें स्कोप ऑफ इनकम के बारे में बताया, बस। अब सबसे पहले हमें देखना है, दो तरह की इनकम होती है, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। अब हमें ये इनकम अलग अलग करनी क्यों है आखिरकार, ताकि हम देख सकें कि आपकी इनकम कैसे टैक्सेबल रहेगी। अब ROR हमने देखा था, RNOR देखा था एंड NR देखा था कल की क्लास में। ROR मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR मतलब रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NR मतलब नॉन रेजिडेंट। ये तीन तरह के पर्सन्स हमने देखे ना कल की क्लास में, कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस तीन तरह का हो सकता है। अब जो ROR होता है ना, उसे हर इनकम टैक्सेबल होती है। ROR मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब आप इंडिया के पक्के वाले निवासी हो, तो आपके ऊपर जो भी इनकम लगेगी ना, वो सारी टैक्सेबल होगी। अब इंडियन इनकम है, सबसे पहले देखो तो इंडियन इनकम क्या लगता है, सबको टैक्सेबल होगी, बिल्कुल सही। इंडियन इनकम तो सबको ही टैक्सेबल होनी चाहिए, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, RNOR हो, ROR हो, कुछ भी हो ना, इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल रहती है। अगर आप मेरी कंट्री में आके, इंडिया में आके पैसा कमा के जा रहे हो, तो मेरे को ही टैक्स दोगे ना, आउट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को थोड़ी आप टैक्स दोगे। मेरी कंट्री में आके पैसा कमा रहे हो तो मुझे टैक्स दो। तो इसीलिए इंडियन इनकम तो सबको टैक्सेबल होगी, चाहे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो। बट ये जो फॉरेन इनकम है ना, ये देखना पड़ेगा कि किसको टैक्सेबल होगी। अब मैंने आपको क्या बोला, ROR को हर तरह की इनकम टैक्सेबल होगी, मतलब ROR चाहे इंडियन इनकम करे चाहे फॉरेन इनकम करे, उसे हर तरह की इनकम टैक्सेबल होने वाली है। तो मतलब सबसे पहले आपको देखना है, ROR जहाँ होगा उसकी चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, उसे आपको टैक्सेबल कर देना है। और इंडियन इनकम जहाँ पे होगी वो सबको टैक्सेबल कर देनी है, चाहे ROR हो, RNOR हो या NR हो। अब बच्चे हमारे पास RNOR और NR, इन्हें कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगी, क्या अब इन्हें फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखो, नॉन रेजिडेंट है, मतलब इंडिया का नहीं है रेजिडेंट, और उसे फॉरेन इनकम हो रही है। बाहर वाले आदमी को बाहर इनकम हो रही है, हम उससे जाके टैक्स कैसे मांग सकते हैं, वो तो चपेड़ मार के भगा देगा। बाहर वाले आदमी को बाहर इनकम हो रही है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम उससे टैक्स नहीं ले सकते हैं। तो नॉन रेजिडेंट को फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है इंडिया में, ठीक है। अब क्या बचा, RNOR को फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी क्या, क्योंकि ये रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। अब क्या इसे फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी, बाकी सब तो बहुत सिंपल था, बस एक यही पॉइंट अटकता है कि RNOR को फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। तो RNOR को कोई भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, एक्सेप्ट ये 2 फॉरेन इनकम उसे टैक्सेबल होती है। मैंने आपको बताया था, इनकम
फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये ऐसी इनकम होती हैं जो फॉरेन इनकम ही होती हैं, क्योंकि देखो जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है बट बिजनेस तो बाहर है ना। ये मेरा शू कंपनी है, ये शू कंपनी मेरी कनाडा में है, ठीक है, बट इस कंपनी के लिए जो भी मेजर डिसीजन लेने होते हैं ना, ये मैं इंडिया में बैठ के लेती हूँ ये डिसीजंस। तो जो भी शू कंपनी को इनकम हो रही है वो कनाडा में हो रही है, मतलब ये फॉरेन इनकम है। तो आप इसे इंडिया में टैक्सेबल कर सकते हो क्या? वही क्वेश्चन है। फॉरेन इनकम, जो फॉरेन इनकम है, अब ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया एंड बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, ये है तो फॉरेन इनकम है, बट ये RNOR को टैक्सेबल रहेगी, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं रहेगी ये वाली इनकम, क्योंकि फॉरेन इनकम है, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं रहती है। बट RNOR को यही 2 फॉरेन इनकम टैक्सेबल रहती है, बाकी की फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं कहती है। समरी करते हैं फटाफट। ROR को हर तरह की इनकम टैक्सेबल होने वाली है, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो। उसके बाद इंडियन इनकम हर किसी को टैक्सेबल होने वाली है, चाहे आप ROR हो, RNOR हो, चाहे आप NR हो। अब आती है फॉरेन इनकम की बात नॉन रेजिडेंट के लिए, बाहर वाले बंदे को बाहर वाली इनकम टैक्सेबल नहीं कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट इज फॉरेन इनकम RNOR को टैक्सेबल होगी क्या? नहीं होगी। फॉरेन इनकम RNOR को टैक्सेबल नहीं होती है, सिर्फ ये 2 इनकम RNOR को टैक्सेबल होती है। समझ आ गई? अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि इंडियन इनकम फॉरेन इनकम किससे टैक्सेबल होगी, क्यों टैक्सेबल होगी, सब देख लिया। अब आखिरकार ये इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम है क्या, ये तो बता दो, तो हम वही देखने वाले हैं। यहाँ क्या लिखा है कुछ पॉइंट्स। बिजनेस इनकम विच इज़ कंट्रोल्ड होली या पार्टली फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। हाँ, वो ये वाली ये 2 इनकम्स है ना, ये वाली इनकम उन्हें टैक्सेबल रहने वाली RNOR को, वही जो हमने ऊपर पढ़ा। अदर देन इंडिविजुअल या HUF। अच्छा, ये सबसे पहले ये जो हमने टैक्सेबिलिटी देखी थी ना, ये इंडिविजुअल और HUF की देखी। अब ये जो अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF है ना, उसमें क्या चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है। बस ये देखो, इंडिविजुअल और HUF मैंने आपको बताया था कि वो ROR या RNOR हो सकते हैं, बाकी लोग ROR या RNOR नहीं हो सकते। हमने ऐसे पढ़ा था ना, पर्सनस को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, इंडिविजुअल HUF एंड अदर पर्सन्स में डिवाइड किया था हमने, है ना। फिर हमने देखा था कि ये इंडिविजुअल HUF या तो रेजिडेंट होंगे या तो नॉन रेजिडेंट होंगे, और ये भी या तो रेजिडेंट होंगे या तो नॉन रेजिडेंट होंगे। अब ये जो इंडिविजुअल HUF है ना, अगर ये एक बार रेजिडेंट हो गए हैं तो हमें फर्दर देखना है कि या तो ये ROR होंगे या तो ये RNOR होंगे, बट इस केस में हमें नहीं देखना ROR या RNOR, तो इसीलिए इंडिविजुअल और HUF के केस में आपको ROR RNOR दिख रहा है, बट अदर्स के केस में तो कोई भी RNOR आएगा ही नहीं, है ना। तो उसमें सिंपल है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये तो और भी सिंपल हो गया। इंडियन इनकम हर किसी को टैक्सेबल, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। रेजिडेंट को हर टाइप की इनकम टैक्सेबल, चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो। अब एक बच्ची फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल होगी, नहीं हो सकती। बाहर वाले आदमी को बाहर वाली इनकम हम टैक्सेबल नहीं कर सकते हैं। In case of a resident assessee other than individual HUF in which there is no classification as ROR, income accrued and received outside India from a business या profession controlled या set up in India shall be taxable। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, फर्स्ट वाले केस में तो हमने देख लिया ना कि ROR RNOR या NR होते हैं, और हमने बोला कि फॉरेन इनकम NR को टैक्सेबल नहीं होती है, बट फॉरेन इनकम RNOR को टैक्सेबल नहीं होती है एक्सेप्ट दीज 2 इनकम। सिर्फ यही वाली 2 इनकम्स RNOR को टैक्सेबल होती है, ये वाली 2 फॉरेन इनकम्स। अब जब आप नीचे आए अदर्स के केस में, इसमें तो RNOR है ही नहीं, है ना। इस केस में अगर नॉन रेजिडेंट को इनकम हो रही है, फॉरेन इनकम हो रही है, भला बता कहाँ से, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट को फॉरेन इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, क्या इससे ये इनकम टैक्सेबल होगी? देखो, अगर हम तो इंडिविजुअल HUF वाला केस देखते ना, तो उस केस में तो नहीं होती, क्योंकि उसमें एक पर्सन आता है RNOR, और ये प्रोफेशन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया या बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, वो सिर्फ RNOR को टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट को नहीं होती है। बट इस केस में तो RNOR है ही नहीं ना,
तो इस केस में नॉन रेजिडेंट को ये वाली इनकम टैक्सेबल होगी। तो इस केस में क्या आ जाएगा, फॉरेन इनकम नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं रहेगी एक्सेप्ट 2 इनकम्स। नॉन रेजिडेंट को 2 फॉरेन इनकम टैक्सेबल रहेगी। कौन सी 2 फॉरेन इनकम? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया और इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट लिखा है मैंने सिंपल बनाने के लिए कि इंडियन इनकम टैक्सेबल टू एवरीवन और ROR को एवरी इनकम इज टैक्सेबल, वही हम देख रहे थे। इंडियन इनकम टैक्सेबल टू एवरीवन एंड ROR को हर तरह की इनकम टैक्सेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ कि आखिरकार ये इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम होती क्या है, वो भी तो समझ लें। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन इनकम क्या होती है। इंडियन इनकम मतलब वो इनकम या जो तो रिसीव हुई है। अब देखो यहाँ पे ना हर जगह पे और लिखा है। मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे और लिखा हो मतलब या तो आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लो या तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो भी चलेगा। बट जहाँ पे ऐसे एंड लिखा हो तो वहाँ पे आपको दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करना कंपलसरी हो जाता है। अब इंडियन इनकम हम देख रहे थे। इंडियन इनकम वो इनकम जो कि रिसीव इंडिया में होती है और डीम टू रिसीव इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया और डीम टू अक्रू इन इंडिया। इनकम रिसीव हुई है इंडिया में, मुझे इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, मिली है मुझे इंडिया में, तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी। या फिर मैंने डीम टू रिसीव मतलब मैंने मान लिया मुझे इंडिया में नहीं मिली है बट मैंने मान लिया कि वो मुझे इंडिया में मिली है, तो वो भी इंडियन इनकम रहेगी। अक्रू हुई है इंडिया में। ये देखो अक्रू और रिसीव में ना क्या फ़र्क होता है वो आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ये राम है, ठीक है। राम ना इसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बिजनेस है, ठीक है। राम ने शाम को इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दी, बट ये उसका ये जो घर है ना, ये घर उसका है कनाडा में। शाम का घर है कनाडा में, तो राम ने कनाडा में जाके इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दी। सर्विसेज जहाँ पे दे के आए मतलब आप जहाँ पे काम करके आए हो ना वहाँ पे आपकी इनकम अक्रू हो जाती है। मैंने यहाँ पे काम किया, ये घर को सजा दिया पूरा अच्छे से, मेरा काम ख़त्म हो गया, यहाँ पे मेरी इनकम अक्रू हो गई। मतलब मैं अब शाम से पूरे हक से पैसा मांग सकती हूँ, मेरे को हक मिल गया पैसा मांगने का, मेरी इनकम लेने का, उसे कहते हैं कि इनकम अक्रू हो गई। बट मुझे पैसा यहाँ पे मेरे इंडिया में ना अकाउंट था, बैंक अकाउंट था, मुझे पैसा इंडिया के बैंक अकाउंट में मिला, तो इनकम रिसीव कहाँ पे हुई है? इंडिया में रिसीव हुई है। मेरे हाथ में पैसा कहाँ पे आया है? इंडिया में आया है। बट इनकम अक्रू कहाँ हुई थी? आउट ऑफ इंडिया, कनाडा में अक्रू हुई थी। समझ आया अक्रू और रिसीव का डिफरेंस? तो अगर कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव हो जाती है तो वो इंडियन इनकम होती है। अगर इंडिया में नहीं रिसीव हुई है बट हमने माना है कि तो इंडिया में रिसीव हुई है तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हुई है, ना ही इंडिया में रिसीव हुई है और ना ही हमने माना है कि तो इंडिया में रिसीव हुई है, बट इंडिया में अक्रू हुई है, मतलब जैसे आप सर्विसेज कनाडा में दे रहे थे ना, इस बार आपने सर्विसेज इंडिया में दी हैं तो इंडिया में अक्रू हुई है तो ये इंडियन इनकम हो जाएगी। ना इंडिया में रिसीव हुई है, ना मैंने माना है कि इंडिया में रिसीव हुई है और ना ही इंडिया में अक्रू हुई है, बट मैंने माना है कि इंडिया में अक्रू हुई है, ठीक है। इंडिया में अक्रू नहीं हुई है बट मैंने मान लिया है कि इंडिया में अक्रू हुई है, तो उस केस में भी ये इंडियन इनकम हो जाएगी। इन चारों में से कोई भी एक चीज़ हो गई ना तो वो इनकम आपकी इंडियन इनकम हो जाएगी। सिचुएशंस देखते हैं। राम है, इंडिया में इसका बिजनेस है, ठीक है। इसने कनाडा में जाके इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज दी, ठीक है। इसे कनाडा में ही पैसे मिल गए, कैश में पैसे मिल गए, कनाडा में ही कैश में पैसे मिल गए। क्या ये इनकम इंडियन इनकम है? सर्विसेज कहाँ पे दी गई? सबसे पहले देखो, सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया दी गई, मतलब इनकम अक्रू हुई है आउट ऑफ इंडिया। इनकम रिसीव कहाँ हुई है? आउट ऑफ इंडिया रिसीव हुई है। क्या हमने इसे माना है कि तो इंडिया में रिसीव हुई है? नहीं माना है। क्या हमने इसे माना है कि तो इंडिया में अक्रू हुई है? नहीं माना है। तो क्या ये इंडियन इनकम है? नहीं है, क्योंकि इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये इंडियन इनकम नहीं है, ठीक
ठीक है। अब कौन सी इनकम को हम मानते हैं कि इंडिया में रिसीव हुई है या हम मानते हैं इंडिया में अक्रू हुई है। मेरा दिल कर रहा है जी, ये वाली जो राम को इनकम हो रही है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं इसे मानूंगी कि तू इंडिया में रिसीव हुई है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। एक प्रॉपर लॉ बना होता है ना, तो हमें एक सेक्शन में बताया गया है कि कौन सी इनकम को हम मानेंगे कि तू इंडिया में रिसीव हुई है, चाहे तो कहीं भी रिसीव हो, बट हम मानेंगे कि तू इंडिया में रिसीव हुई है, वो देखना है हमें। सबसे पहले तो देखो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया क्या होती है। रिसीट मीन्स फर्स्ट टाइम व्हेन द रेसिपिएंट गेट्स मनी अंडर हिज कंट्रोल। रिसीट का मतलब जब पहली बार रेसिपिएंट मतलब जिसे इनकम मिलनी है, राम हमारा रेसिपिएंट था क्योंकि उसे इनकम रिसीव हो गई। रिसीट का मतलब होता है जब आपको फर्स्ट टाइम रेसिपिएंट को मनी उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में मिलती है। अब देखो, रिसीट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेमिटेंस। कई लोग ना रिसीट और रेमिटेंस को कंफ्यूज कर देते हैं, दो टर्म्स को, पर ये दो टर्म्स अलग अलग टर्म्स हैं। ये एग्जांपल से समझो। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस इंडस्ट्री, नोबिता दुबई में रहता है। यहाँ से देखो ये एग्जाम्पल, एक नोबिता नाम का पर्सन है, वो दुबई में रहता है, वो इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज देता है। रिलायंस इंडस्ट्री वालों ने ना नोबिता को कांटेक्ट किया, उसे बोला कि हमारे एक ऑफिस हम न्यू खोलना चाह रहे हैं, उसे डेकोरेट करना है हमें, तो हमें आपकी सर्विसेज चाहिए। ठीक है, नोबिता ने सर्विसेज दी रिलायंस इंडस्ट्री वालों को और नोबिता को सैलरी मिली 2 लाख। ठीक है, ये दुबई में मिली है ना, दुबई में उसने सर्विसेज दी, रिलायंस इंडस्ट्री का ऑफिस दुबई में था, नोबिता ने दुबई में ही सर्विसेज दी और उसे दुबई में ही सैलरी मिली, सैलरी रिसीव हुई। बाद में नोबिता ने जो उसे 2 लाख रुपए सैलरी मिली ना, ये उसमें से 50,000 अपनी वाइफ को, चलो 50,000 नहीं मानो, 2 लाख ही, पूरा 2 लाख अपनी वाइफ को भेज दिया इंडिया में। तो क्या आप इसे कहोगे रिसीव इन इंडिया? तो आप क्या वाइफ को बोलोगे कि तेरी इनकम कि ये जो नोबिता की इनकम है ना, ये इंडिया में रिसीव हो गई है क्योंकि वाइफ के पास इंडिया में आ गई है, तो ये रिसीव इन इंडिया हो गई है, इंडियन इनकम हो गई है? नहीं, ये रेमिटेंस है। रिसीट मतलब पहली बार जब आपको इनकम मिली है, पहली बार आपको दुबई में ही सैलरी मिली है ना, तो बाद में तो आप अपनी वाइफ को दो, जिसे मर्जी दो, वो थोड़ी हम टैक्स कर देंगे, वो मैटर नहीं करता, वो उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। जब नोबिता ने अपनी वाइफ को दिया, इसे हम कहते हैं रेमिटेंस। बट जब फर्स्ट टाइम नोबिता को मिली ना, इसे हम कहते हैं रिसीट हुई है, उसे रिसीव हुई है उसकी इनकम। ठीक है, तो हम ये फर्स्ट टाइम वाला देखेंगे। अब नोबिता ने बाहर ही सर्विसेज दी, इनकम अक्रू बाहर हुई, दुबई में सर्विसेज दी, उसे दुबई में ही सैलरी मिल गई, तो इनकम रिसीव भी बाहर ही हुई, तो ये इंडियन इनकम नहीं है। ठीक है, वंस द अमाउंट इज रिसीव्ड एज इनकम, एनी सब्सिक्वेंट रेमिटेंस और ट्रांसमिशन ऑफ द अमाउंट टू इंडिया डज नॉट रिजल्ट टू रिसीट इन इंडिया एंड हेंस नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट एक ट्रिकी पॉइंट है जहाँ पे आपको MCQ में घुमा सकते हैं। इनकम अक्रू रिसीव हुई आउटसाइड इंडिया इन एनी प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले किसी सालों में। सोचो आप 23-24 में खड़े हो और आपको 2007-8 में ना 10 लाख रुपए मिले थे आउटसाइड इंडिया ही, वो अक्रू हुई थी आपकी सैलरी, आउटसाइड इंडिया की आपने रिसीव करी थी, तो वो आपको आउटसाइड इंडिया मिले थी किसी भी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, एंड नॉट टैक्सेबल इन दैट ईयर लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया करंट फाइनेंशियल ईयर। इसे ना एग्जाम्पल से समझो। मैंने ना आउटसाइड इंडिया, मैं 2018-19 में ना दुबई में रहती थी, वहाँ पे काम करती थी, तो दुबई में मैंने अपनी सर्विसेज दी और मुझे ना वहाँ पे सैलरी मिलनी थी 2 लाख रुपीज़ की, बट मेरे एम्प्लॉयर ने ना डिफ़ॉल्ट कर दिया, वो कह रहा है कि मैं तेरे को सैलरी नहीं दूंगी। मैंने केस वगैरह डाले उस पर, लड़ रही थी, कितने साल हो गए, अब मैं इंडिया वापस आ चुकी हूँ। ठीक है, अब चल रहा है 23-24, अब मैं इंडिया वापस आ चुकी हूँ और आज की डेट में वो केस सॉल्व हो गया और मुझे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये बहुत पुरानी इनकम है ना, भले उस टाइम पे ये टैक्सेबल नहीं हुई है और आपको अब इंडिया में मिल रही है, आप इससे टैक्सेबल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बहुत पुरानी इनकम होती है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि आपको ऐसे MCQ में ट्रिकी पॉइंट दे सकता है कि ऐसे मुझे इतनी पुरानी इनकम थी, पहले कभी टैक्सेबल नहीं हुई थी, आज इंडिया में आई है तो ये क्या टैक्सेबल होगी? नहीं होगी। आपकी पुरानी इनकम जो है ना, ये जो इनकम होती है, ये आपको अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होती है। अक्रूवल बेसिस मतलब एक होता है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस होता है। कैश बेसिस मतलब आपको अपने हाथ में पैसे मिल गए। आपको एक कैश बेसिस अगर आप फॉलो करते हो ना अकाउंटिंग में, तो मतलब आपको हाथ में पैसे मिलेंगे,
तब आपको टैक्स लगेगा। और एक होता है अक्रूवल बेसिस, मतलब आप लाइबल हो ना कि आपको पैसे मिल जाने चाहिए। मैं हकदार थी ना कि मेरे 2 लाख रुपए सैलरी मिल जानी चाहिए थी, वो मिली नहीं, वो अलग बात है, बट मेरे से तो वो टैक्स लेंगे ही अक्रूवल बेसिस में। और टैक्स अक्रूवल बेसिस पे जाता है, कुछ 1-2 हेड होते हैं जिसमें कैश बेसिस पे जाता है, तो टैक्स हमेशा अक्रूवल बेसिस पे जाता है। इसलिए जब वो 2018-19 में मेरे को नहीं ना सैलरी मिली, फिर भी उन्होंने मेरे से 2018-19 में सैलरी मेरे से टैक्स ले लिया होगा उसके ऊपर, क्योंकि वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होती है, कैश बेसिस पे नहीं होती है। तो उस साल आपने 18-19 में ऑलरेडी टैक्स ले चुके हो, अब मुझे फिर से आप भेज रहे हो, तो अभी टैक्स लेने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया। अब हमने पढ़ लिया इनकम रिसीव इन इंडिया। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे आओ, इंडियन इनकम कौन सी होती है, जो इनकम हमें रिसीव हुई होती है इंडिया में, या फिर जिसे हम मानते हैं, डीम्ड मतलब हमने माना है कि ये इंडिया में रिसीव होगी। तो अब हमें देखना पड़ेगा ना कि कौन सी इनकम को हम मानेंगे कि तो इंडिया में रिसीव हुई है। अपने मन से मेरा मन किया कि मैं इस इनकम को मान रही हूँ कि जो इंडिया में रिसीव हुई है, तो तू इंडिया में रिसीव हुई है, ऐसा नहीं ना चलता। मुझे कुछ लीगल प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, कौन सी इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया मानी जाती है। तो कुछ ये इनकम्स लिखी हैं यहाँ पे, इन इनकम्स को हम डीम टू रिसीव इन इंडिया मानते हैं। ये 5 इनकम है, ठीक है। सबसे पहला, वैसे ये जो इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया है, ये आपको भी समझ भी नहीं आएगा और मैं अभी समझाने भी नहीं वाली हूँ, ऊपर से एक बार आपको बता देती हूँ। ये सारा कुछ आपको सैलरी चैप्टर में समझ आएगा। तो जब हम सैलरी चैप्टर करेंगे ना, तो वो टॉपिक करने के बाद हम वापस आएंगे इसके ऊपर, ये वाला रिवाइज करने के लिए। एनुअल एक्रीशन इन द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय, ये तो सैलरी वाला पॉइंट है एक, ये भी सैलरी वाला पॉइंट है, ये भी सैलरी वाला पॉइंट है। ये आपको टीडीएस चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं, लास्ट में आएगा ये टीडीएस चैप्टर। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, ये आपको मैं आईएफओएस चैप्टर में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो कौन सी इनकम को हम मानेंगे कि तो इंडिया में रिसीव हुई है, वो ये वाला टॉपिक हम सैलरी के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। सैलरी के बाद ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अभी के लिए इस टॉपिक को भूल जाओ, ठीक है। हमने इतना देख लिया, इंडियन इनकम मतलब वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है या हमने माना है तो इंडिया में रिसीव हुई है। इंडिया में रिसीव हुई है वो तो हमने देख लिया कौन सी इनकम होती है जो इंडिया में रिसीव होती है, रिसीट और रिमिटेंस का डिफरेंस भी इसमें देख लिया। अब जो हमने माना है तो इंडिया में रिसीव हुई है वो कौन सी इनकम होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखते हैं इनकम अक्रू इन इंडिया, है ना। अक्रूवल ऑफ इनकम हमने समझ लिया, ये वही वाली एग्जाम्पल है। इंटीरियर डेकोरेटर का मेरा बिजनेस है, मैंने राम को सर्विसेज दी, जहाँ पे मैंने अब सर्विसेज दी अब वहीं पे इनकम हमारी अक्रू होगी, मतलब मेरा राइट रिसीव हो, मेरे पास राइट आ जाता है अपनी इनकम रिसीव करने का, उसे हम कहते हैं अक्रूवल ऑफ इनकम। अब हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी ना, वापस आ जाओ। इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव इन इंडिया, इनकम अक्रूड और डीम टू अक्रू इन इंडिया, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब इनकम रिसीव भी देख लिया, डीम टू रिसीव भी देख लिया, इनकम अक्रूड भी देख लिया। अब हमें देखना है कि डीम टू अक्रू इन इंडिया कौन सी इनकम होती है, मतलब ऐसी कौन सी इनकम है जिसे हमने माना है कि आप इंडिया में अक्रू हुए हो। सम इनकम्स आर डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया इवन दो दे एक्चुअली अक्रू आउटसाइड इंडिया। कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिसे हम मानते हैं कि आप इंडिया में अक्रू हुए हो, इवन दो वो इंडिया में अक्रू नहीं हुई होती, वो किसी और ही कंट्री में अक्रू हुई होती हैं। कौन सी इनकम्स हैं ऐसी, तो ये हैं हमारे पास वो इनकम्स की डिटेल्स। अब ये सारी इनकम हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब बिजनेस कनेक्शन क्या होता है वो सब समझेंगे हम इस पॉइंट में। इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, कंडीशंस फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। क्या कंडीशंस हैं आपका बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब क्या कंडीशन है कि आपकी जो इनकम होगी बिजनेस कनेक्शन से वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। असेसी हैज़ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इनकम अराइजेज आउटसाइड इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ सच बिजनेस कनेक्शन टू द असेसी। देखो सबसे पहले तो असेसी का एक इंडिया में बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए और उस बिजनेस कनेक्शन की वजह से असेसी को कुछ आउटसाइड इंडिया कुछ इनकम होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन हुई है और इस इनकम को हम डीम टू अक्रू इन इंडिया मान लेंगे। मतलब ये हमारा राम है, इसके कुछ ना इंडिया में बिजनेस कनेक्शंस हैं, उस बिजनेस कनेक्शन की वजह से ना इसे इंडिया से इनकम हो रही है 10 लाख की, बट ये इनकम इसे आउटसाइड इंडिया मिल रही है। इसका बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इसका वही इंटीरियर डेकोरेटर का बिजनेस है,
इसने बिजनेस कनेक्शन अपने यूज़ करके ना इंडिया के बाहर अपना थोड़ा काम करके अपनी इनकम बनाई 10 लाख की। रिसीव भी बाहर हो रही है, अक्रू भी बाहर हुई है, तो ये इंडियन इनकम नहीं है। बट हम इस इनकम को मानेंगे कि तो डीम टू अक्रू इन इंडिया है, भले तो इंडिया में अक्रू नहीं हुई है, हम मानेंगे कि तो इंडिया में ही अक्रू हुई है। तो ये इनकम क्या कौन सी इनकम होती है? ये 10 लाख की इनकम है आपकी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। और जो भी इनकम आपको इंडिया में बिजनेस कनेक्शन की वजह से हो, वो इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया होती है। ठीक है। Even if such income arises outside India, it will be deemed that such income has accrued in India and will be taxable. भले वो इनकम आपको इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है, बट मैं तो मानूंगी कि भाई तू इंडिया के अंदर अक्रू हुई है। मतलब तो किसी की बीवी है, एक एग्जाम्पल समझो, तो किसी की वाइफ है, ये सीता है, ये शाम की वाइफ है, ठीक है। बट ये ना राम से आके बार बार बातें करती थी, तो अब राम तो मानेगा कि तू मेरी वाइफ है, भले तो शाम की वाइफ है, बट तू मेरे को लाइन दे रही थी ना, ट्राई दे रही थी ना मेरे को, तो तू तो मेरी ही वाइफ है, मैं तो मानूंगा तू मेरी वाइफ है। वही वाला हिसाब है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा कि अगर आपको भले कोई ऐसी इनकम है जो आउटसाइड इंडिया अक्रू हुई है, बट वो इनकम आपको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया की वजह से हो रही है, तो उस इनकम को हम मानेंगे कि वो इनकम इंडिया में अक्रू हुई है। अब सबसे पहले इस बिज़नेस कनेक्शन का मतलब क्या है, ये तो हमने देख लिया ना। अगर आपको कोई इनकम बिजनेस कनेक्शन की वजह से हो रही है, वो आपको टैक्सेबल रहेगी इंडिया में, हम मानेंगे वो डीम टू अक्रू इन इंडिया है। बट ये बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, फिर ही तो हमें समझ आएगा कि कौन सी इनकम हमारे बिजनेस कनेक्शन से हो रही है। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम अपना मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन इंक्लूड्स एनी बिजनेस एक्टिविटी carried out through a person acting on behalf of non-resident। बिजनेस कनेक्शन में बिजनेस कनेक्शन का मतलब होता है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो आप कैरी कर रहे हो थ्रू अ पर्सन, यानी कि एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। ये मेरे पास राम नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। इसका इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस है। इसने एक पर्सन हायर किया, शाम को हायर किया। उस शाम को बोला कि तेरे को ना इंडिया से कुछ कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना है कि आप राम एंड कंपनी से इंटीरियर डेकोरेशन करवाओ। तो शाम ने राम के बिहाफ पे, शाम ने एक नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे एक्ट किया, है ना। तो इसे हम कहते हैं बिजनेस कनेक्शन। शाम ने राम के बिहाफ पे एक्ट किया ना, राम के कहने पे वो कुछ कस्टमर्स लेके आया ना राम के लिए, तो ये हो गया बिजनेस कनेक्शन। जब कोई एक पर्सन नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कैरी करता है, उसे हम कहते हैं बिजनेस कनेक्शन। पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए नॉन रेजिडेंट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन टू फॉर्म अ बिजनेस कनेक्शन। अब कुछ केसेस में, अब जैसे शाम ने राम के बिहाफ पे काम किया था, उसे हमने बिजनेस कनेक्शन कहा, बट कुछ केसेस में उसे बिजनेस कनेक्शन कहते हैं, कुछ केसेस में बिजनेस कनेक्शन नहीं कहते हैं। मतलब आपको कौन सी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जिस वजह से आपका जो शाम राम के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, उसे हम बिजनेस कनेक्शन कहेंगे। अगर वो कंडीशन नहीं है सेटिस्फाई, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा, नॉर्मल होगा, तो वो इनकम आपकी डीम टू अक्रू इन इंडिया भी नहीं मानी जाएगी। देखो एक बार इसे पढ़ लो कंडीशंस को, फिर मैं आपको सारा इंटरलिंक करवा के बताती हूँ एक बार। एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट मस्ट हैव अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन नेम ऑफ नॉन रेजिडेंट, should be for the transfer of ownership of property owned by that non-resident, should be for granting of right to use property owned by that non-resident under control of non-resident। क्या बोल रहे हैं, जो एजेंट है नॉन रेजिडेंट का, मतलब हमारे केस में कौन एजेंट है, हमारा शाम। नॉन रेजिडेंट मतलब राम का, जो शाम हमारे राम का एजेंट है ना, मस्ट हैव अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए नॉन रेजिडेंट। मतलब हमारे शाम के पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो राम के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, कॉन्ट्रैक्ट बना सके। राम ने शाम को अथॉरिटी दी कि तू मेरे बिहाफ पे कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर ले। हमारी एग्जाम्पल थी, वही वाली एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। राम और शाम है, ठीक है। शाम राम का एजेंट है। शाम ने ना, अरे यार एक मिनट,
शाम राम का एजेंट है, ठीक है। शाम ने ना कस्टमर्स को बोला कि ऐसे राम डेकोरेशन कंपनी है, आप उस कंपनी के साथ अपना इंटीरियर डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट करो, आपको बड़े सस्ते रेटों में मिल जाएगा। तो ये कस्टमर्स ने बोला कि देख, हम तेरे कहने पे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लें, हाँ इंटीरियर डेकोरेशन का उससे काम भी करवा लें, पर वो तो बाहर का पर्सन है ना, आउट ऑफ इंडिया का है, नॉन रेजिडेंट है, हम कैसे उसके ऊपर बिलीव कर लें। तो शाम ने बोला आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं हम कि 50% आपको सर्विसेज मिल जाएगी, उसके बाद आपको 100% पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर बाकी की 50% सर्विसेज मिलेगी। लोगों ने कहा ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर लेंगे। अब कस्टमर ने अपने साइन यहाँ पे कर दिए, अब इस शाम को भी तो साइन करने पड़ेंगे ना। अब मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है राम को करने चाहिए वैसे तो, पर राम तो अब इंडिया में आएगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उसने शाम को अथॉरिटी दे दी कि तू मेरे बिहाफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे शाम ने अपने साइन भी कर दिए और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब शाम के पास अथॉरिटी है राम के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो इस केस में बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अगर वही शाम के पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की अथॉरिटी ना होती, नॉर्मल उसने राम ने शाम को बोला कि तुझे कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करके उन्हें लेके आना है, बट जब कस्टमर्स ने कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहा तो शाम ने राम से पूछा कि क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता हूँ, तो राम ने बोला नहीं, अब मेरा बिजनेस है, मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, मैंने तेरे को कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अथॉरिटी नहीं दी है। तो ये बिजनेस कनेक्शन नहीं हुआ। फिर भले शाम उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, भले हमारा ये जो राम है इसने शाम को एजेंट रखा हुआ है और शाम भले एक नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, बट इसके पास अथॉरिटी नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की, इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिजनेस कनेक्शन नहीं बनाएगी। अगर शाम के पास अथॉरिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, तभी बिजनेस कनेक्शन बनेगा। सच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन नेम ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो ना जिसमें शाम के पास अथॉरिटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना तो नॉन रेजिडेंट के नाम पे चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो नॉन रेजिडेंट के नाम पे ना, बस वहाँ पे साइन शाम कर देगा क्योंकि उसके पास अथॉरिटी आ गई है वो वाली। शुड बी फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दैट नॉन रेजिडेंट। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो नॉन रेजिडेंट की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए होना चाहिए, ये नहीं शाम की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। ये देखो फिर से आते हैं अपनी एग्जाम्पल पे, जितना हम एग्जाम्पल से समझेंगे ना उतना हमें अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, कोई बात नहीं है, रेगुलर क्लास है, डीप में ही होती हैं एक्सप्लेन, टाइम लगता ही है, बट हमें समझ आना चाहिए, ये ना हो कि पेपर में भूल जाए हमें। राम और शाम ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया है, शाम अब राम का एजेंट बन चुका है, ठीक है। शाम ने कस्टमर्स को बुलाया, कस्टमर्स ने बोला कि हमें तो भाई एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इन्होंने बनाया फिर कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आप बनेगा आपका ये शाम का और कस्टमर्स के बीच में। अब शाम के पास अथॉरिटी है कि वो राम के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, तो बिजनेस कनेक्शन है। अगर अथॉरिटी ना होती तो बिजनेस कनेक्शन नहीं होता, बट अब अथॉरिटी है तो बिजनेस कनेक्शन है। बट इसके साथ कुछ और भी कंडीशन है, सिर्फ यही कंडीशन नहीं है कि शाम के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ और भी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं कि ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे ना, ये राम के नेम का होना चाहिए, मतलब नॉन रेजिडेंट के नेम का होना चाहिए। अगर शाम अपने नाम का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो शाम और कस्टमर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो तो फिर तो उनके आपस का कॉन्ट्रैक्ट है ना, शाम फिर लायबल रहेगा। अगर कल को इन कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो जाता है तो शाम को उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, राम का तो कोई रोल ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन रेजिडेंट के नाम पे होगा, तभी तो वो एज ए एजेंट काम कर रहा है। अगर उसने अपने नाम पे बना लिया तो वो एजेंट काहे का हुआ, वो तो उसका अपना काम हो गया सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन रेजिडेंट की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए होना चाहिए, है ना। नॉन रेजिडेंट, इसके हमारे केस में क्या है, नॉन रेजिडेंट की सर्विस ट्रांसफ़र होने वाली है। शाम अपनी पर्सनल सर्विस थोड़ी दे रहा है, शाम तो राम एंड कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है ना, तो ये तो नॉन रेजिडेंट की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए नॉन रेजिडेंट अपनी इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट शाम के नाम पे नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज़ के लिए बना है, जिस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए या जिस सर्विस के लिए बना है, वो भी शाम की सर्विस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि जो प्रॉपर्टी है
उसको यूज़ करने का राइट जो है नॉन रेजिडेंट को होना चाहिए। ये नहीं कि ये प्रॉपर्टी शाम की होनी चाहिए, वही जो हमने बात बोली। उस केस में बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, नहीं तो बिजनेस कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश हो सकता। ठीक है, अब देखो, राम ने शाम को एजेंट बनाया अपना, ठीक है, शाम ने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस किया। कस्टमर्स कहते हैं क्या गारंटी है कि हमें इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज मिलेगी। शाम कहता है आप एक काम करो, हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि जब आपको 50% सर्विसेज मिल जाएगी ना, तब आपको एक मिनट, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, उसमें लिखते हैं जब आपको 50% सर्विसेज मिल जाएंगी ना, तब आपको 100% पेमेंट करनी है, और फिर जब आप 100% पेमेंट कर दोगे, उसके बाद बची हुई आपको 50% सर्विसेज हम दे देंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट आप बनाओ, मैं गारंटी लेता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा। मतलब ये शाम ने अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसने बोला मैं कह रहा हूँ आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लो। राम ने तो शाम को बोलना ही नहीं कि भाई तू ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, ना ही राम ने कोई उन्हें अथॉरिटी दी थी शाम को, है ना। तो इसलिए इस केस में हमारा बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। बिजनेस कनेक्शन तभी होगा अगर ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होंगी। क्या कंडीशन है? एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट मस्ट हैव अथॉरिटी टू conclude contract on behalf of a non-resident, and such contract should be in the name of non-resident, should be for the transfer of ownership of property owned by that non-resident, should be for the granting of receipt to use property owned by that non-resident under control of non-resident। ठीक है, समझ आया? फर्स्ट कंडीशन आपको पता चल गई बिजनेस कनेक्शन होने के लिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन तो सिर्फ इतनी थी ना कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ डिटेल्स हैं वो बताइए, हमने बस इतना ही पढ़ा। अब नेक्स्ट क्या कंडीशन है बिजनेस कनेक्शन के लिए? इफ़ एजेंट डज नॉट हैव अबव अथॉरिटीज़ बट ही हैबिचुअली मेंटेन्स स्टॉक ऑफ गुड्स मर्केंडाइज फ्रॉम विच ही रेगुलरली डिलीवर्स गुड्स इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब देखो, अब एजेंट के पास ये अबव अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की अथॉरिटी नहीं है, बट ना इस केस में पता है कैसे है? अब राम की ना एक शू कंपनी है, ये समझो, शू कंपनी है राम की, कनाडा में है। उसे ना अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था इंडिया में भी, तो उसे ना एक शाम पर्सन का पता चला, तो उसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तेरे को मेरे शूज़ कस्टमर्स को बेचने हैं इंडिया में। तो इसने अपना स्टॉक, जिसे हम मर्केंडाइज भी कहते हैं, इसने राम ने अपना स्टॉक थोड़ा शाम को भेजा। अब शाम ये स्टॉक रखता है और कस्टमर्स को बेचता है। इस केस में भी बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। भले उसके पास शाम के पास कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की अथॉरिटी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं ना कर रहा, कस्टमर्स को जो सामान बेच रहा है, शाम आप बोलोगे कि कस्टमर को सामान बेच रहा है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है कस्टमर के साथ, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर कर रहा है। वो शाम बोल रहा है कस्टमर्स को कि ये आप सामान लेके जाओ, ये राम एंड शू कंपनी का सामान है, कनाडा से आया है। तो कॉन्ट्रैक्ट राम का और कस्टमर्स का हो रहा है, बट वो उसका राम का स्टॉक हैबिचुअली रखता है, मतलब उसका स्टॉक मेंटेन करता है और कस्टमर्स को डिलीवर करता है। तो इससे भी आपका बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। क्या बोल रहे हैं कि इफ़ एजेंट डज नॉट हैव अबव अथॉरिटी, एजेंट के पास ये वाली अथॉरिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की अथॉरिटी नहीं है, बट ही हैबिचुअली मेंटेन्स स्टॉक ऑफ गुड्स, बट वो उसके नॉन रेजिडेंट का गुड्स का स्टॉक अपने पास रखता है, जहाँ से फ्रॉम विच ही रेगुलरली डिलीवर्स गुड्स इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, जहाँ से वो रेगुलरली गुड्स डिलीवर करता है इंडिया में। थर्ड कंडीशन क्या है बिजनेस कनेक्शन के लिए? वेयर ही हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया फॉर नॉन रेजिडेंट, जहाँ पे वो हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर करता है इंडिया में नॉन रेजिडेंट के लिए। मतलब कि अब ये दूसरा केस देख लो, फिर से तीसरे एग्जाम्पल में तीसरा केस देख लेते हैं हम। राम की शू कंपनी है, शाम के साथ उसने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया, वही पिछले वाला, वहाँ तक तो सेम ही है, ठीक है। अब इसने शाम को क्या बोला कि देख, मैं तुझे अपने स्टॉक नहीं दूंगा, ना ही तू मेरा स्टॉक कस्टमर को खरीदेगा, ये नहीं चलेगा, मैं खुद ही कस्टमर को स्टॉक डिलीवर करूंगा। बस तेरे पास इतना काम है कि तुझे
लोगों को बताना है कि मैं ऐसी एक शू कंपनी हूँ और कस्टमर्स को मेरे पास लेके आना है। मतलब तुझे ऐसे उन्हें बताना है कि ऐसी कोई शू कंपनी है, इतने सस्ते में शूज़ दे रही है, आप वहाँ से शूज़ खरीद सकते हो। तो ये लोग तेरे को अपना ऑर्डर लिखवा देंगे कि मुझे इतने शूज़ चाहिए, मुझे इतने शूज़ चाहिए, और इस तीसरे पर्सन को इतने शूज़ चाहिए। ये अपना ऑर्डर तेरे पास लिखवा देंगे और तुझे वो मेरे को डिटेल्स भेज देनी है, बाद में मैं इन्हें डिलीवरी करवा दूँगा इनके सामान की। ठीक है, तो इस केस में ना ही उसके पास कोई अथॉरिटी है, यहाँ पे फर्स्ट वाली, ना ही उसके पास कोई अथॉरिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, ना ही वो स्टॉक मेंटेन करता है, बट वो ऑर्डर सिक्योर करता है ना नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे। तो इस केस में भी बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास एक पॉइंट है, इफ़ एजेंट्स अथॉरिटी इज़ लिमिटेड टू परचेज ऑफ गुड्स फॉर नॉन रेजिडेंट नो बिजनेस कनेक्शन इज़ एग्जिस्ट। मतलब अगर एजेंट की अथॉरिटी सिर्फ इतनी ही है कि वो नॉन रेजिडेंट के लिए गुड्स परचेज करके उसे बाहर डिलीवर कर देता है और फिर नॉन रेजिडेंट अपना बिजनेस करता रहता है, तो उसे हम बिजनेस कनेक्शन नहीं कहेंगे। मतलब राम को ना इंडिया से शू का कुछ पार्ट चाहिए था, इसकी शू कंपनी है, इसको शू बनाने के लिए ना एक पार्ट चाहिए था इंडिया से। तो उसने शाम को बोला कि मैं अब इंडिया आके ख़रीदूँगा, कितना किराया वगैरह जाएगा, मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस जाएगा, एक काम करना तू इंडिया से मेरे को ये रॉ मटेरियल ख़रीद के मुझे भेज जाना, इसके बदले मैं तेरे को कुछ कमीशन दूंगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिज़नेस कनेक्शन नहीं करती है, क्योंकि कुछ भी राम को इंडिया से कुछ इनकम हो रही है नहीं हो रही है, वो तो सिर्फ अपना सामान मंगवा रहा है, रॉ मटेरियल मंगवा रहा है, इसे हम बिज़नेस कनेक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या समझा हमने अभी तक बिजनेस कनेक्शन के लिए, पूरा ही देखते हैं चलो। इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया, हमने देखा कि इंडियन इनकम वो इनकम होती है जो इनकम या तो इंडिया में रिसीव हुई हो या तो इंडिया में अक्रू हुई हो। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो या तो इंडिया में डीम टू रिसीव हुई हो या तो इंडिया में डीम टू अक्रू हुई हो। अगर इन चारों में से कुछ भी एक हुआ तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी। बाकी सब टर्म्स तो हमने पढ़ लिए, अब एक टर्म पढ़ रहे हैं, इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया कौन सी इनकम होती हैं उसके लिस्ट दे रखी है पूरी की पूरी हमें यहाँ पे, जिसमें हम फर्स्ट इनकम पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अगर किसी नॉन रेजिडेंट को बिजनेस कनेक्शन से इनकम हो रही है आउटसाइड इंडिया तो उस इनकम को हम इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया कहेंगे। कोई असेसी है जिसका बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, जिसकी वजह से उसे आउटसाइड इंडिया कुछ ना कुछ इनकम अराइज हो रही है, तो उस इनकम को हम डीम टू अक्रू इन इंडिया कहते हैं। अब बिजनेस कनेक्शन आखिरकार होता क्या है? तो बिजनेस कनेक्शन मतलब कि एक नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे दूसरा पर्सन एक्ट कर रहा है, उसका बिजनेस एक्टिविटी चला रहा है। नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे यानी कि राम के बिहाफ पे एक पर्सन यानी कि श्याम उसका बिजनेस चला रहा है इंडिया में, उसे हम कहते हैं बिजनेस कनेक्शन। अब बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए मतलब कि जो श्याम राम के बिहाफ पे उसका बिजनेस चला रहा है, तो कुछ केसेस में वो बिज़नेस चलाना बिज़नेस कनेक्शन होगा एंड कुछ केसेस में वो बिज़नेस कनेक्शन नहीं होगा। मतलब अगर ये तीन चीज़ें हैं, ये फॉलोइंग 3 चीज़ें हैं, तो जो श्याम राम के बिहाफ पे उसका बिज़नेस कर रहा है इंडिया में वो बिज़नेस कनेक्शन है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो वो बिज़नेस कनेक्शन नहीं है। कौन सी 3 चीज़ें देखी कि जो जो एजेंट एक्ट कर रहा है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन रेजिडेंट के नेम पे होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट की प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट में नॉन रेजिडेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करने का राइट ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, अगर जो एजेंट है हमारा उसके पास अथॉरिटी नहीं है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की, बट जो एजेंट है ना वो नॉन रेजिडेंट का स्टॉक मेंटेन करके रखता है इंडिया में और वो कस्टमर को डिलीवर करता है, तो भी बिजनेस कनेक्शन होगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं बट जो एजेंट है वो नॉन रेजिडेंट के लिए ऑर्डर सिक्योर करता है इंडिया में, तो बिजनेस कनेक्शन होगा। अगर नॉन रेजिडेंट सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करके अगर एजेंट सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करके नॉन रेजिडेंट को भेजता है तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं होता है। समझ आ गया आपको बिजनेस कनेक्शन? फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया टू नॉन रेजिडेंट। ये कुछ केसेस हैं जिसमें हम
जो शाम है वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम करेगा, बट फिर भी हम उसे बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। कौन से केसेस हैं? इंडिपेंडेंट एजेंट सबसे पहले। अब देखो एग्जाम्पल में आ जाओ डायरेक्टली। दो तरह के एजेंट होते हैं, जैसे ये हमारे पास है मेघा, ठीक है, ये एजेंसी सर्विसेज देती है मेघा, ठीक है। ये एजेंसी सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा नॉन रेजिडेंट को एजेंसी सर्विसेज देती है, मतलब जो नॉन रेजिडेंट होते हैं इसका काम ही है, इसका बिजनेस ही है कि ये एजेंसी सर्विसेज देती हैं। तो बहुत सारे नॉन रेजिडेंट इसे कांटेक्ट करते हैं अपना अपना इंडिया में काम करवाने के लिए। तो इसका तो ये एक बिजनेस है ना एजेंसी सर्विसेज का। तो जब एक एजेंट बहुत सारे नॉन रेजिडेंट का एजेंट है तो उसे हम बिजनेस कनेक्शन नहीं कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट एजेंट इसे हम कहते हैं। जब कोई एक पर्सन बहुत सारे नॉन रेजिडेंट का एजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट एजेंट कहते हैं। और इंडिपेंडेंट एजेंट कभी भी बिजनेस कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश करता है। मतलब जो हम इतनी देर से एग्जांपल देख के आ रहे थे राम श्याम की, है ना, श्याम हमारा एजेंट था। अगर ये जो श्याम है ना, ये श्याम सिर्फ राम का ही एजेंट नहीं है, ये सीता का भी एजेंट, गीता का भी एजेंट, रिधम का भी एजेंट, मेघा का भी एजेंट, बहुत सारे लोगों का एजेंट है ये श्याम। तो इस केस में ये बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि श्याम क्या हो जाएगा? हमारा इंडिपेंडेंट एजेंट हो जाएगा। बट वहाँ अगर मेघा ने अकेला राम का ले रखा है, हमारी मेघा जो एजेंसी सर्विसेज दे रही है इसने अकेले राम का ही एजेंट बनी हुई है और किसी का एजेंट नहीं बनी हुई है, तो इस केस में ये इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है और बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको बताई ना बिजनेस कनेक्शन वाली, मतलब इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है, उसमें ना कुछ सिचुएशंस आती हैं। क्या सिचुएशन है? एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखी होगी, हाँ ये देखो केसेस। देखो पहले हम केसेस समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम टेक्स्ट भी पढ़ लेंगे एक बार उसमें क्या लिखा है। ये हमारे पास एजेंट है हमारी मेघा, ठीक है। हमें देखना है कि ये इंडिपेंडेंट एजेंट, हमें तो डायरेक्टली यही देखना है कि बिजनेस कनेक्शन है कि नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? अगर मेघा इंडिपेंडेंट एजेंट है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है, अगर मेघा इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है तो बिजनेस कनेक्शन है। तो वो देखना पड़ेगा हमें सबसे पहले कि मेघा किसके लिए काम कर रही है। ये मेघा जो एजेंट है ये किसके लिए काम कर रही है? ये नोबिता के साथ इसने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया है मेघा ने, ठीक है। नोबिता के साथ इसने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब नोबिता इसका बॉस है और ये मेघा उसकी एजेंट है। नोबिता आउटसाइड इंडिया रहता है और मेघा इंडिया में उसके बिहाफ पे काम करती है। फिर ना उसने डोरेमोन के साथ भी एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेघा ने। एक तो नोबिता के साथ किया, ठीक है, पहले जब उसने नोबिता के साथ किया तब तो वो इंडिपेंडेंट एजेंट थी, बट ना उसने कुछ टाइम बाद डोरेमोन के साथ भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब आप कहोगे मैम ये एक के लिए काम नहीं कर रहा है, ये जो मेघा है ये एक नॉन रेजिडेंट के लिए काम नहीं कर रही है, दो नॉन रेजिडेंट के लिए काम कर रही है, तो ये इंडिपेंडेंट एजेंट होगी। नहीं, अभी पूरी बात तो सुनो। ये जो डोरेमोन है ना ये नोबिता का एम्प्लॉय है। मेघा ने डोरेमोन और नोबिता का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, बट ये जो नोबिता है ना ये डोरेमोन का जो डोरेमोन है ना ये नोबिता का एम्प्लॉय है। मतलब नोबिता हमारा बॉस है और डोरेमोन उसका एम्प्लॉय है। तो ये दोनों एक हिसाब से एक ही पर्सन हुए ना, क्योंकि बिजनेस तो एक ही रहने वाला है ना, बिजनेस एक रहने वाला है, बस दो अलग अलग पर्सन्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो एक ही बिजनेस है। तो इस केस में मेघा ने भले दो लोगों का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, फिर भी मेघा इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं होगी और बिजनेस कनेक्शन होगा। समझ आया कि अगर आप दो लोगों का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो या दो से ज़्यादा लोगों का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, बट वो दो लोग आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कैसे इंटरलिंक्ड हैं? नोबिता बॉस है और डोरेमोन एम्प्लॉय है, तो बिजनेस तो एक ही चल रहा है ना इनका। तो इस केस में मेघा इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं होगी। वहीं पे सेकंड केस देखो आप अपना, ये वाला। अभी मेघा ने फिर से, इस बार मेघा ने सूजी के साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद उसने पीटर के साथ भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मेघा ने फिर से अब दो लोगों के साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक इंसान पे तो वो टिकती नहीं है, पहले उसने सूजी के साथ किया फिर उसने पीटर के साथ कर लिया, दो लोगों के साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या अब ये हमारा इंडिपेंडेंट एजेंट है मेघा? देखना पड़ेगा हमें कि सूजी और पीटर क्या आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सूजी बॉस है और पीटर एम्प्लॉय है, फिर ये आपस में इंटरलिंक्ड है, तो बिजनेस कनेक्शन है हमारे पास।
सॉरी ये आपस में इंटरलिंक्ड है, तो मतलब एक ही बिजनेस है हमारे पास, तो इसलिए मेघा एक ही बिजनेस के लिए काम कर रही है ना, तो ये इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है। तो बिजनेस कनेक्शन हमारा है, इसका अपना एजेंसी का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ एक ही पर्सन के लिए काम कर रही है। ठीक है, थर्ड केस में मेघा फिर से हमारी एजेंट ही है, उसने सूजी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर थोड़े टाइम बाद उसने पीटर का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और अब ना उसने मिकासा से भी अच्छा ठीक है, ऐसे देखो, मेघा ने पहले सूजी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर पीटर का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब हमें देखना है कि मेघा इंडिपेंडेंट एजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक इंसान से तो इसने कांटेक्ट नहीं किया हुआ, बट हमें देखना है कि इसने अगर दो इंसानों से किया है तो क्या ये आपस में इंटरलिंक्ड तो नहीं है, एक ही बिजनेस तो नहीं है। तो ये देखा कि हमने ये भी एम्प्लॉई है किसी बिजनेस का और ये भी एम्प्लॉई है किसी बिजनेस का। अब तो ये मुझे अलग अलग पर्सन ही लग रहे हैं, दोनों एक बिजनेस तो नहीं लग रहा है। बट एक बात देखो, ये भी मिकासा, इसका भी बॉस मिकासा है और इसका भी बॉस मिकासा है, मतलब मिकासा एंड कंपनी के दोनों एम्प्लॉयज़ हैं, ये दोनों एम्प्लॉय मिकासा एंड कंपनी के हैं। तो दो एम्प्लॉयज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर बिजनेस तो फिर से इस बार एक ही है, तो इसीलिए इस बार भी मेगा इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं बन पाई और बिजनेस कनेक्शन हमारा बन गया। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पे, अपना टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये रहा इंडिपेंडेंट एजेंट के बारे में। एजेंट हु डू नॉट वर्क मेनली और होली फॉर नॉन रेजिडेंट, ऐसा एजेंट जो सिर्फ एक ही नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं काम करता। वेयर नॉन रेजिडेंट कैरी ऑन बिजनेस थ्रू ब्रोकर, उसका काम ही है वो ब्रोकर या कमीशन पे काम करता है, वो है ही एजेंट है, उसका बिजनेस ही एजेंसी का है। तो देयर विल बी नो बिजनेस कनेक्शन, उस केस में कोई भी बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो एजेंट क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट एजेंट है। नेक्स्ट, दो एजेंट हैं बट फिर भी दो नॉन रेजिडेंट है, वन एजेंट के दो नॉन रेजिडेंट है बट फिर भी बिजनेस कनेक्शन नहीं है। तो वो क्या केस है, देयर मे बी सिचुएशंस व्हेन अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए नॉन रेजिडेंट सिक्योर्स ऑर्डर फॉर अनदर नॉन रेजिडेंट टू, मतलब देयर मे बी अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे जो पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, मतलब एक पर्सन, हमारी जो मेघा एक्ट कर रही थी सबसे पहले राम के लिए एक्ट कर रही थी, नहीं कौन था हमारा, नोबिता, नोबिता के लिए एक्ट कर रही थी, उसका एजेंट बन के एक्ट कर रही थी। सिक्योर्स ऑर्डर फॉर अनदर नॉन रेजिडेंट टू, उसने डोरेमोन के लिए भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, दो लोगों के लिए उसने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, फिर भी इस केस में बिजनेस कनेक्शन होगा। इन सच अ सिचुएशन बिजनेस कनेक्शन फॉर अदर नॉन रेजिडेंट इज सिचुएटेड, इस केस में बिजनेस कनेक्शन होगा अगर ये तीन सिचुएशन है। तो क्या, सच अदर नॉन रेजिडेंट कंट्रोल द नॉन रेजिडेंट, मतलब सच अदर नॉन रेजिडेंट। अपने एग्जाम्पल पे वापस आओ, अब आपको टेक्स्ट भी तो समझना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ये तो बना के नहीं आ सकते हो, पेपर में तो ये लिखना है, तो आपको एक एक लाइन को समझना पड़ेगा लिखना कैसे है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे हमारे एजेंट ने एक नॉन रेजिडेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ले रखा है, बट वो दूसरे नॉन रेजिडेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। उस केस में भी बिजनेस कनेक्शन हो सकता है अगर ये तीन सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन है, सिर्फ तभी। कौन सी है ये तीन सिचुएशन, सच अदर नॉन रेजिडेंट कंट्रोल द नॉन रेजिडेंट। सच अदर नॉन रेजिडेंट मतलब मेघा ने जो अलग से एक नॉन रेजिडेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, कौन से दूसरे नॉन रेजिडेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, डोरेमोन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ये देखो, पहले उसका नोबिता के साथ पहले उसका डोरेमोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, फिर उसने नोबिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्यों किया भाई, पहले तेरा डोरेमोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, फिर तूने नोबिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो सच अदर नॉन रेजिडेंट, जो उसने अदर नॉन रेजिडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि नोबिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कंट्रोल करता है पहले वाले नॉन रेजिडेंट को। सच अदर नॉन रेजिडेंट कंट्रोल्स द नॉन रेजिडेंट, अदर वाला नॉन रेजिडेंट पहले वाले नॉन रेजिडेंट को कंट्रोल करता है। ये बॉस था और ये एम्प्लॉई था, है ना, तो ये बॉस इसे कंट्रोल कर रहा है, तो इस केस में बिजनेस कनेक्शन होगा, भले दो लोगों का उसने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है फिर भी। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, सच अदर नॉन रेजिडेंट इज कंट्रोल्ड बाय द नॉन रेजिडेंट। सच अदर नॉन रेजिडेंट इज कंट्रोल्ड बाय द नॉन रेजिडेंट, मतलब अब देखो, अब इस केस में देखो,
पहले मेघा का नोबिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, बाद में उसने डोरेमोन के साथ भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें समझो, पहले हमारा नोबिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में उसने डोरेमोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या अब बिजनेस कनेक्शन है? हाँ, हमें वैसे पता है कि बिजनेस कनेक्शन है क्योंकि बिजनेस एक ही है, बट इसे लिखना कैसे है? सच, क्या बोला उन्होंने? सच अदर नॉन रेजिडेंट, जो अदर नॉन रेजिडेंट आया, मतलब 2 नंबर पे जो दूसरा नॉन रेजिडेंट आया डोरेमोन, इज कंट्रोल्ड बाय द नॉन रेजिडेंट, वो कंट्रोल हो रहा है नोबिता से, इज कंट्रोल्ड बाय द नॉन रेजिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सच अदर नॉन रेजिडेंट इज सब्जेक्ट टू सेम कंट्रोल एज दैट ऑफ नॉन रेजिडेंट। सच अदर नॉन रेजिडेंट, ये देखो, पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट था पीटर के साथ, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया सूजी के साथ। यहाँ पे 1 2 लिख रखा है ना मैंने। पहले कॉन्ट्रैक्ट था पीटर के साथ, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया सूजी के साथ। सच अदर नॉन रेजिडेंट इज कंट्रोल्ड बाय द सेम पर्सन हु कंट्रोल द नॉन रेजिडेंट। सूजी भी उसी पर्सन से कंट्रोल किया जा रहा है जो पहले वाले पर्सन को कंट्रोल करता है, तो उस केस में भी बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा, मेघा इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं बनेगी। समझ आ गया? मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में एग्जांपल देके भी समझा दिया और ये भी बता दिया कि यहाँ पे आखिरकार कैसे लिखना है। In all 3 situations above, business connection is established where a person habitually secures order in India, mainly or wholly for such non-resident। ठीक है, इन 3 केसेस में बिजनेस कनेक्शन होगा, भले 2 पर्सन के साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी बिजनेस कनेक्शन होगा अगर आप कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी बिजनेस कनेक्शन होगा ना। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही बिजनेस कनेक्शन होगा। पहले आपको देखना है कि ये वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ठीक है। फिर हमें देखना है कहीं ये वाली जो 3 कंडीशन है, ये वाली कहीं इंडिपेंडेंट एजेंट तो नहीं कर रहा है। अगर इंडिपेंडेंट एजेंट कर रहा है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं कर रहा है, दूसरा एजेंट कर रहा है, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन है, ठीक है। ये 3 कंडीशन तो फुलफिल होना ज़रूरी ही है बिजनेस कनेक्शन के लिए। इन 3 कंडीशन के बिना बिजनेस कनेक्शन ही नहीं हो सकता है। समझ आया आपको बिजनेस कनेक्शन? फिर हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट शुरू हो जाता है, बिजनेस कनेक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक बार बिजनेस कनेक्शन फिर से देख लेते हैं। हमने क्या देखा? हम देख रहे हैं ऐसी कौन सी इनकम होती है जिसे हम मानते हैं कि इंडिया में अक्रू हुई है, भले वो इंडिया में अक्रू नहीं हुई होती। सबसे पहली इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। जो इनकम हमें बिजनेस कनेक्शन से आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रही है, भले वो अक्रू आउटसाइड इंडिया हुई है, बट हम उसे मानेंगे कि तो इंडिया में अक्रू हुई है। अब बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस कनेक्शन मतलब जब कोई एजेंट, कोई अनदर पर्सन नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में बिजनेस चलाता है, उसे हम कहते हैं बिजनेस कनेक्शन। अब आपको अगर कोई एजेंट नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में बिजनेस चला रहा है तो उसे ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है, उसी केस में बिजनेस कनेक्शन है, वरना भले आप नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे वो बना रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, फिर भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा अगर ये 3 कंडीशंस नहीं हैं। कौन सी 3 कंडीशंस थी? कि सबसे पहले एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकता है। अगर अथॉरिटी नहीं है बट एजेंट नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करता है और कस्टमर्स को डिलीवर करता है, फिर भी आपका बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। दोनों ही नहीं है, बट एजेंट नॉन रेजिडेंट के लिए ऑर्डर सिक्योर करके लाता है इंडिया से, तो बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। बिजनेस कनेक्शन किस केस में नहीं होता है? इंडिपेंडेंट एजेंट के केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं होता है। और आप अगर गुड्स परचेज कर रहे हो उस नॉन रेजिडेंट के लिए, सिर्फ गुड्स परचेज करके उसे डिलीवर कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, उस केस में भी बिजनेस कनेक्शन नहीं होता है। तो हम पढ़ रहे थे कि किन किन सिचुएशंस में हम मानेंगे कि बिजनेस कनेक्शन नहीं है। एक तो हमने इंडिपेंडेंट एजेंट देख लिया कि इंडिपेंडेंट एजेंट के केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं होता है। अब सेकंड पे चलो, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट बाय नॉन रेजिडेंट। No income shall be deemed to accrue in India from operation which are confined to purchase of goods in India for export by non-resident। जो हमने ये ऊपर रेड में पढ़ी ना लाइन, ये वाली,
ये वही लिखी हुई है बिजनेस कनेक्शन में। हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीज़ में बिजनेस कनेक्शन नहीं होता है। भले ये वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो आप, ये वाली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो आप, फिर भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा अगर आप इंडिपेंडेंट एजेंट हो। अगर आप वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो फिर भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश होगा अगर आप सिर्फ गुड्स परचेज करके उसे एक्सपोर्ट करते हो आउट ऑफ इंडिया एज अ रॉ मटेरियल नॉन रेजिडेंट को, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, आप तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो फिर भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा अगर collection of news and views in India for transmission out of India by non-resident. If a person is engaged in news agency business etc., income from activities which are confined to collection of news and views in India for transmission out of India not deemed to accrue in India. मतलब इस केस में पता है क्या हुआ है, राम की ना न्यूज़ एजेंसी की कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया में आया और उसने ना इंडिया के रिसोर्सेज से न्यूज़ कलेक्ट की। इंडिया में जो भी चल रहा था वहाँ से उसने न्यूज़ कलेक्ट करी, फिर आउट ऑफ इंडिया गया क्योंकि उसकी न्यूज़ एजेंसी तो बाहर ही है ना, और बाहर जाके उसने वो न्यूज़ टेलीकास्ट करी। अब आप क्या बोलोगे कि आपने यहाँ से न्यूज़ कलेक्ट किया है तो आपकी वो हम मान लेंगे कि इंडिया में अक्रू हुई है? नहीं, उसे हम बिज़नेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। अगर ऐसे देख लो कि राम खुद नहीं आया, राम ने, उसकी न्यूज़ एजेंसी है, उसने शाम को हायर किया, शाम को बोला कि इंडिया से तुझे न्यूज़ कलेक्ट करके मुझे देनी है ताकि मैं न्यूज़ टेलीकास्ट कर सकूं, ताकि वहाँ के लोगों को भी पता चले कि पूरे अपने वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में भी क्या चल रहा है, वो उन्हें जान सके। तो शाम ने न्यूज़ कलेक्ट करके राम को दी। अभी शाम राम के बिहाफ पे काम कर रहा है, एज अ उसका एजेंट काम कर रहा है, और मानो कि वो तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सोच लो कि उसके पास अथॉरिटी है कि वो राम के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकता है। तो तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, तो मतलब ये बिजनेस कनेक्शन हो सकता है, बिजनेस कनेक्शन है ना। बट अगर सिर्फ उसने न्यूज़ कलेक्ट करके उसे दी है और वहाँ से उसे इनकम हो रही है, तो वो तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करने के बावजूद भी बिज़नेस कनेक्शन नहीं होगा। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि इन सिचुएशन में बिज़नेस कनेक्शन नहीं होगा, चाहे आप बिज़नेस कनेक्शन वाली कंडीशन क्यों ना सेटिस्फाई कर दो, फिर भी बिज़नेस कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़ इंडिया में कलेक्ट करने से कोई इनकम नहीं हो रही है उसे इंडिया में अक्रू, हम मानेंगे भी नहीं वो हो रही है। और व्यूज़ इन इंडिया, समटाइम्स इसमें इंस्टीट्यूट खेल जाती है, थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन बना देती है और बच्चे कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऐसे एमसीक्यू डालती है कि शाम ने न्यूज़ कलेक्ट करके दी राम को, राम ने वो न्यूज़ टेलीकास्ट की टीवी पे और वो इंडियन लोगों ने भी देखी, वो इंडियन व्यूज़ आने की वजह से भी उसे इनकम हुई 10 लाख की। तो क्या ये 10 लाख आप डीम टू अक्रू इन इंडिया मान लोगे? नहीं, व्यूज़ आने की वजह से, इंडिया से व्यूज़ आने की वजह से, या इंडिया से आपने न्यूज़ कलेक्ट की है, उससे आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट इंडिया में आके फिल्म को शूट करता है और उसे बाहर टेलीकास्ट करता है, उससे होने वाली इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, मतलब उसे बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। यहाँ से आप पढ़ भी लेना, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स बाय फॉरेन कंपनी। रफ डायमंड्स मतलब पहले ना अनअसोर्टेड डायमंड्स होते हैं, मतलब उन्हें ना शेप वगैरह अच्छे से दी नहीं होती है, वो अच्छे से जो डायमंड्स को करते हैं पूरा शाइन वगैरह देते हैं, वो सब नहीं किए होते हैं, रफ डायमंड होते हैं, वो अनअसोर्टेड डायमंड्स उन्हें कहते हैं। तो राम की आउट ऑफ इंडिया कंपनी है, उसने शाम को हायर किया उन लोगों को, इंडियंस को अनएसोर्टेड डायमंड डिस्प्ले करने के लिए। उसने एग्जीबिशन लगाई अनएसोर्टेड डायमंड्स की, ठीक है, ये रफ डायमंड्स की जो उसने डिस्प्ले लगाई, और वहाँ से लोगों ने डायमंड्स पसंद किए और आउट ऑफ इंडिया ऑर्डर सिक्योर किया राम के पास, तो ये भी बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। बट वहीं अगर राम ने शाम को नॉर्मल बने हुए पूरे प्रॉपर डायमंड्स भेजे और फिर लोगों ने देख के क्या कहते हैं, लोगों ने देख के कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, राम से ऑर्डर सिक्योर कर लिया
आउट ऑफ इंडिया उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हमें ये डायमंड्स चाहिए, इस केस में बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा अगर डायमंड्स कंप्लीट हैं तो। अगर डायमंड्स रफ डायमंड है, मतलब अभी तक उन पे काम करना बाकी है, अनएसोर्टेड डायमंड है और वो आप शाम ने डिस्प्ले किए हैं इंडिया में, उससे आपको ऑर्डर मिल रहा है, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है। बिजनेस हुज ऑल ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। इतना पहले आपको समझ आया, फिर उसके बाद ये बिजनेस कनेक्शन का अलग टॉपिक है, वो हम देख लेंगे। फिर एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये भी बिजनेस कनेक्शन का ही है। पहले इतना आपको समझ आया। क्या देखा हमने बिजनेस कनेक्शन में? हमने देखा कि इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया, मतलब कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो भले इंडिया में अक्रू नहीं हुई होती, बट हम उन्हें मानते हैं कि वो इंडिया में अक्रू हुई इनकम होती हैं। कौन सी इनकम्स हैं? उसमें सबसे पहले इनकम हमने पढ़ी इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, जिसमें हमने देखा कि बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा कि बिजनेस किन किन सिचुएशन में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, भले आप ये तीनों कंडीशन क्यों ना सेटिस्फाई कर दो। उसमें हमने सबसे पहले देखा इंडिपेंडेंट एजेंट, फिर हमने देखा परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट बाय नॉन रेजिडेंट, फिर कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट, शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट, डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स बाय फॉरेन कंपनी। ये 5 केसेस में आप भले वो 3 कंडीशन स्टार्टिंग वाली सेटिस्फाई कर दो, फिर भी आपका बिजनेस कनेक्शन तो नहीं होगा और आपकी जो इनकम है वो डीम टू अक्रू इन इंडिया भी नहीं मानी जाएगी और आपको इंडिया में टैक्स भी नहीं लगेगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये बिजनेस कनेक्शन आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब बिजनेस कनेक्शन जितना ही था उसमें देखना था किसे हम बिजनेस कनेक्शन कहते हैं, क्या चीज़ से बिजनेस कनेक्शन होता है और क्या चीज़ से बिजनेस कनेक्शन नहीं हो सकता, यही 3 चीज़ें देखनी थी। अब हमारे पास ये अलग से है, आता ये बिजनेस कनेक्शन के अंदर ही है बट थोड़ा अलग है, मतलब आप इसे बिजनेस कनेक्शन का थोड़ा छोटा सा पार्ट कह सकते हो। क्या देखने वाले हैं हम? बिजनेस हुज ऑल ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, मतलब ये आपका बिजनेस है, इसका कुछ काम जो आप करते हो, आपको इस बिज़नेस से इस साल आई है 20 लाख इनकम, इस 20 लाख में से 5 लाख आपको आई है इंडिया से इनकम और 15 लाख आपको आई है आउट ऑफ इंडिया से इनकम। तो उस केस में आपको क्या करना है? Proportionate income attributable to the operation carried out in India shall be deemed to accrue or arise in India. Income which cannot be attributed to the operations in India shall not be deemed to accrue or arise in India. अब आपके बिजनेस की मैंने बोला 20 लाख इनकम थी, जिसमें से आप अलग अलग निकाल सकते हो कि 5 लाख आपको इंडिया से हुई है और 15 लाख आपको आउट ऑफ इंडिया से हुई है। अगर तो आप अलग अलग निकाल सकते हो, आपके पास इतना डेटा अवेलेबल है कि आप अलग अलग कर सकते हो, तो उस केस में जितनी आपको इंडिया से हुई है उसे हम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे और बाकी को नहीं मानेंगे। जो इनकम आप एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, मतलब आप नहीं बांट सकते हो, आपको टोटल 20 लाख इनकम हुई है बट आप इसमें से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो कितनी आपको इंडिया से हुई है, कितनी आउट ऑफ इंडिया से हुई है, कोई सोर्सेज ही नहीं है आपके पास अलग अलग करने के लिए, कोई डेटा ही नहीं इतना ज़्यादा अवेलेबल है, तो उस केस में आप पूरी इनकम को डीम टू अक्रू इन इंडिया नहीं मानोगे। ठीक है, सारी इनकम को फॉरेन इनकम ही मान लोगे। अब कौन सी इनकम को हम कहते हैं कि वो इंडिया में हुई है? इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया। कौन सी इनकम को हम कहेंगे कि वो इंडिया में ऑपरेशंस करने की वजह से हुई है? सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ना कि जो इनकम आप एट्रीब्यूट कर सकते हो कि वो इंडिया से हुई है, आपको 20 लाख इनकम है, आप इसमें से निकाल सकते हो अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है कि आपकी 5 लाख इंडिया की इनकम है। अब ये कौन सा डेटा आपको बताता है कि 5 लाख इंडिया की इनकम है, वो देखना है। अब हमें कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी इनकम आपको इंडियन इनकम को एट्रीब्यूट करनी है? इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट targeting customers residing in India or assessing advertisement through IPA in India. IPA मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सबको पता होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है, जिसको नहीं भी पता वो गूगल कर लेना, ये मैं नहीं बताने वाली हूँ। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग कस्टमर्स रिजाइडिंग इन इंडिया, मतलब आप एडवर्टाइज कर रहे हो, आप इंडिया के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो उस एडवर्टीज़मेंट में, आपका बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, अब देखो आउटसाइड इंडिया में सोचो, इमेजिन कर लो, ये एक सिचुएशन इमेजिन कर लो कि आउटसाइड इंडिया में हिंदू गॉड्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं,
बिकते होंगे, आई नो बिकते भी हैं, बट इमेजिन कर लो फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें ऐसे समझना ही पड़ेगा, एग्जांपल लेनी पड़ेगी। सोचो अब आउटसाइड इंडिया में हिंदू रिलीजन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं, बट यहाँ पे एक कंपनी है कनाडा में जो हिंदू रिलीजन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है और क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है। अब हिंदू वाले तो उनके आउटसाइड इंडिया में बिकेंगे नहीं, तो उन्होंने एडवर्टीज़मेंट की अपने आउटसाइड इंडिया, मतलब कनाडा में ही उन्होंने एडवर्टीज़मेंट की। बट एडवर्टीज़मेंट आपने ऐड चलाई है, टीवी में ऐड चलाई है, वो तो पूरे टीवी में चलेगी, जिस सबके टीवी में चलेगी, इंडिया वाले के टीवी पे भी आपके चलेगी वो ऐड, ठीक है। जब आपने वो ऐड चलाई, अब आपने जब हिंदू प्रोडक्ट्स की ऐड चलाई, आउट ऑफ इंडिया तो हिंदू प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं, बिकेंगे तो वो इंडिया में ही, तो आपने इनडायरेक्टली इंडिया के कस्टमर को टारगेट किया ना एडवर्टीज़मेंट करके। भले आप कहो कि बाद में हमने तो बाहर ऐड चलाई, हमने तो इंडिया के कस्टमर को टारगेट नहीं किया, बट आपने इंडिया के ही कस्टमर्स को टारगेट किया है। तो इस केस में आपकी जो इस ऐड की वजह से जो कस्टमर्स खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट, उसे हम उस इनकम को हम इंडियन इनकम को एट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन्स रिसाइडिंग इन इंडिया और यूजिंग IPA लोकेटेड इन इंडिया। आपने इंडियन पर्सन्स का डेटा कलेक्ट करके उसे सेल करके उससे इनकम कमाई है, ठीक है। जैसे कि गूगल हमारा डेटा लेता है, फिर उसे फेसबुक को सेल करता है, इंस्टाग्राम को सेल करता है, व्हाट्सएप को सेल करता है। अब आपको तो ये सब पता ही है कि ये कंपनीज़ वालों को कैसे हमारा डेटा मिल जाता है, ये सेल किया जाता है ना हमारा डेटा। जो डेटा कलेक्ट करके आप आउट ऑफ इंडिया सेल कर रहे हो और उससे आपको इनकम हो रही है। हमारा डेटा हमने गूगल पे सर्च किया कि मुझे एक शू खरीदना है, ठीक है। गूगल ने ये डेटा कलेक्ट किया कि मुझे एक शू की रिक्वायरमेंट है, उसने आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी को ये डेटा सेल कर दिया। अब उस कंपनी को पता चल गया कि इसे शू की रिक्वायरमेंट है, इस कंपनी ने मुझे ऐड देनी शुरू कर दी कि यहाँ से शू ले लो, इतने का शू ले लो, ये वाला शू ले लो, वो वाला शू ले लो। अब मैंने इस कंपनी से कोई एक शू परचेज़ कर लिया, तो इस केस में इस कंपनी को इनकम हुई, तो इस इनकम को हम इंडियन इनकम मानेंगे। ये इनकम को हम, इस कंपनी को अगर सोचो पूरी इनकम होने वाली थी 20 लाख की, और इस तरह से जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताई उससे इसे 5 लाख की इनकम हो रही है, तो ये इनकम को हम इंडियन इनकम को एट्रीब्यूट कर देंगे। हमें डेटा मिल गया ना अलग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया। जो पर्सन्स इंडिया में रहते हैं उनसे डेटा कलेक्ट करके आपने इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज सेल की, जिससे आपको इनकम हुई है, तो वो इनकम भी आपको इंडियन इनकम निकालनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनेटली उतनी इनकम इंडियन इनकम निकालनी पड़ेगी एंड बाकी इनकम आपकी फॉरेन इनकम होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस से भी होने वाली इनकम को डीम टू अक्रू इन इंडिया माना जाता है। Significant economic presence of a non-resident in India shall also constitute business connection in India. Significant economic presence से भी business connection माना जाता है। जहाँ पे significant economic presence है मतलब business connection है। अब significant economic presence का मतलब क्या होता है? Transaction significant economic presence means transaction in respect of any goods, services or property carried out by a non-resident with any person in India, including provision of download of data or software in India, if aggregate payment arising from such transaction during previous year exceeds 2 crore or engaging in interaction with at least 3 lakh users in India. Significant economic presence मतलब कि आप किसी भी गुड्स सर्विस या प्रॉपर्टी का डील कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो, कैरिड आउट बाय अ नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया, मतलब एक नॉन रेजिडेंट अपना गुड्स, अपनी सर्विसेज या अपनी प्रॉपर्टी इंडिया में बेच रहा है और उसकी इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, एग्रीगेट इनकम मिला के इस ट्रांजैक्शन से। सोचो राम है हमारे पास नॉन रेजिडेंट, ठीक है, राम है नॉन रेजिडेंट, इसने इंडिया में अपने गुड्स बेचे, सर्विसेज यहाँ दी, या तो सोचो प्रॉपर्टी दी, हम गुड्स वाला एग्जांपल लेते हैं, उसने अपने गुड्स बेचे इंडिया में,
काफ़ी ज़्यादा लोगों को गुड्स बेचे और टोटल साल के एंड में मिला के हमने देखा इसकी इनकम 2.5 करोड़ हो गई है। तो ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। भले वो बिजनेस कनेक्शन वाली 3 कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, बट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होने की वजह से ये बिजनेस कनेक्शन हो गया। ठीक है, यही बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स सर्विस या प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय अ नॉन रेजिडेंट with any person in India if aggregate payment arising from such transaction, aggregate मतलब total payment, उन transaction से होने वाली total payment आपकी exceed कर जाती है 2 करोड़ को, तो significant economic presence आपका माना जाएगा। या फिर इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया। अब कोई सॉफ्टवेयर एजेंसी है, जैसे कोई ऐप लगा लो, आप इंस्टाग्राम ही आप लगा लो, ठीक है, ये आउट ऑफ इंडिया का ऐप है इंस्टाग्राम। अब ये क्या कोई प्रोडक्ट बेचता है? नहीं। इसका काम क्या है, इसका बिजनेस क्या है? इसके ऐप डाउनलोड जितने होंगे इसकी इनकम होगी। अब अगर इसके ऐप इंडिया में 3 लाख यूज़र्स से ज़्यादा लोग डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इस केस में इस कंपनी का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में माना जाएगा और बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, अगर गुड्स सर्विसेज या प्रॉपर्टी की बातें आ रही हैं तो उस केस में आपकी एग्रीगेट इनकम 2 करोड़ को एक्सीड करनी चाहिए, तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। और अगर डाउनलोड ऑफ डेटा या सॉफ्टवेयर की बात आती है तो आपके 3 लाख से ज़्यादा यूज़र्स होने चाहिए, तो आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा। और अगर आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हो गया तो आपका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। बिजनेस कनेक्शन मतलब आपकी इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी। फर्दर, द अबव ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी शैल कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया वेदर और नॉट एग्रीमेंट फॉर सच ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज़ इज एंटर्ड इन इंडिया। Non-resident has a resident or place of business in India. Non-resident renders services in India. कहते हैं कि ये जो हमने देखा कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कैसे होने वाला है, कहते हैं कि ये अबव ट्रांजैक्शन अगर है ना तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा, चाहे आपने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो। जैसे मैंने आपका ये वाला सर्विसेज वाला एग्जांपल लेते हैं, ये सॉफ्टवेयर वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या बोला कि इंस्टाग्राम का डाउनलोड आपका इंडिया में हो रहा है, डाउनलोड कर रहे हैं लोग। अगर 3 लाख से ज़्यादा यूज़र्स डाउनलोड करते हैं तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाता है। क्या इंस्टाग्राम ने मेरे साथ आके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया? नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट तो किया पर वो कहाँ पे किया? आउट ऑफ इंडिया किया। क्या वो मेरे घर पे आई, पेपर लेके आई, पेन लेके आई, कॉन्ट्रैक्ट करने आई? इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना साइन हुआ। जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला आता है ना, जिसमें हम टिक कर देते हैं बिना पढ़े, वो वाले टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करके हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कंपनी के साथ। तो ये हमने इंडिया में भले कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, बट फिर भी ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा। फिर भले जो नॉन रेजिडेंट है ना, उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इंस्टाग्राम कंपनी वालों का कोई इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, फिर भी हमने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना। अब आप एप्पल स्टोर वाला देखो तो उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर नहीं भी होता ना तो फिर भी उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाता, क्योंकि उसका प्रोडक्ट इंडियन कस्टमर्स ले रहे हैं और उसकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर ऑब्वियस सी बात है जाती ही होगी इंडियन कस्टमर्स को मिला के। थर्ड है नॉन रेजिडेंट रेंडर सर्विसेज इन इंडिया। ये मैं आपको बताती हूँ, पहले एक बार पढ़ो क्या था, फिर से देखते हैं एक बार क्या था। हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन ट्रांजैक्शंस की वजह से माना जाएगा अगर आप कोई नॉन रेजिडेंट अपनी गुड्स सर्विसेज या प्रॉपर्टी सेल करता है इंडिया में और उसकी एग्रीगेट इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, या फिर उसका सॉफ्टवेयर या उसका डाउनलोड ऑफ डेटा 3 लाख यूज़र को एक्सीड कर जाता है, तो आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा। इवन इफ़ आपने इंडिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर ना किया हो, फिर भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा। चाहे नॉन रेजिडेंट का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ना हो इंडिया में, फिर भी माना जाएगा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। और चाहे नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में सर्विसेज रेंडर ना की हो, आउट ऑफ इंडिया ही सर्विस रेंडर की हो, बट इंडियन कस्टमर को की हो। अब ये कैसे मैम? अगर इंडियन कस्टमर सर्विस ले रहा है तो वो इंडिया में लेगा ना, वो आउटसाइड इंडिया कैसे ले सकता है?
ये देखो, रिधम ने इंडिया में रहता है, रिधम, ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड है मेघा, वो यूएसए में रहती है, ठीक है। रिधम ने अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस किया, एक सोच लो फ़ोन का ऑर्डर प्लेस किया रिधम ने, ठीक है। मेघा का बर्थडे आ रहा था, उसने गिफ्ट करना था मेघा को, पर वो तो यूएसए में रहती है। अब रिधम ने अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस किया फ़ोन का। अब इसे ये फ़ोन मेघा को पहुंचाना था, तो इसने क्या बोला, अमेज़ॉन वालों के साथ जब कांटेक्ट किया ना, तो इसने बोला कि आप ये फ़ोन ना इंडिया भेजने की जगह डायरेक्ट यूएसए भेज देना। मेघा को उसका फ़ोन मिल गया, है ना। अब अमेज़ॉन वालों ने सर्विसेज इंडिया में दी, नहीं दी। सर्विसेज भले इंडियन कस्टमर को मिली बट इंडिया में नहीं दी, डायरेक्ट यूएसए में ही दी, आउट ऑफ इंडिया ही दी। तो इस केस में भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होगा। अगर ये वाली कंडीशन है तो भले आप इंडिया में सर्विस दो ना दो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा। However, where a business connection is established by reason of significant economic presence in India, only so much of income as is attributable to the transaction or activities referred to in A or B above shall be deemed to accrue or arise in India। कहते हैं कि जब आपका significant economic presence है, उस केस में आपकी पूरी इनकम नहीं मानी जाएगी deemed to accrue in India। अब मेरा अमेज़ॉन बिजनेस है, ठीक है, मुझे आउट ऑफ इंडिया से 20 लाख की इनकम हो रही है और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की वजह से 10 लाख की इनकम हो रही है, तो क्या आप पूरी 30 लाख की इनकम को इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानोगे? नहीं, सिर्फ 10 लाख की इनकम को हम डीम टू अक्रू इन इंडिया मानेंगे। और यही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रही है। सिर्फ ये 4 करोड़, इन्होंने कितना दिया, 16 करोड़ एंड 4 करोड़, सिर्फ ये 4 करोड़ को सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को टैक्सेबल किया जाएगा। और यहाँ पे हमारा बिजनेस कनेक्शन ख़त्म होता है। वापस आ जाते हैं अपने ऊपर, क्या पढ़ा था हमने, इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया। मैंने बोला कि इन फॉलोइंग सिचुएशंस में हम मानेंगे कि आपकी इनकम भले कहीं भी अक्रू हुई हो, बट हम मानेंगे कि इंडिया में ही अक्रू हुई है, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। यही सबसे बड़ा पॉइंट था और सबसे मेन पॉइंट था जो हमने कवर कर लिया। उसके बाद ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, 2 पेजेस में ये सारे पॉइंट ख़त्म हो गए हैं। चाहूँ तो मैं आज करवा सकती हूँ, बट मैं आज नहीं करवाती क्योंकि ये बहुत हैवी पॉइंट रहा है। अगर मैंने आगे आज करवा दिया तो पीछे वाला आपको भूल जाएगा। तो अभी आप इतना रिवाइज़ करो, खुद से नोट्स बनाओ, रिवाइज़ करो। कल की क्लास में मैं भी एक बार इसकी रिवीजन करवा दूंगी क्योंकि ये ट्रिकी है, थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है, तो मैं एक बार इसकी रिवीजन करवा दूंगी। फिर उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। 10-15 मिनट लगेंगे ये रिवाइज़ करने में, फिर 10-15 मिनट लगेंगे ये ख़त्म करने में, और हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।